हेलो एवरीवन। सो हमें देखने के लिए पता है वॉच होता है, लुक होता है, सी होता है, लेकिन देखने के लिए एक वर्ड और है, उसको बोलते हैं बिहोल्ड। ठीक है, बिहोल्ड एक वर्ब है, इसका मतलब है देखना। ऑल्दो डेली लाइफ में, रेगुलर लाइफ में हम इसको यूज नहीं करते हैं। ये स्पेसिफिकली यूज होता है लिटरेचर लैंग्वेज में, पोइटिक टर्म्स में। जब आपको राइटिंग में कुछ लिखना हो, आप कोई लेख लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो, तब आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा एक पोएटिक वे में, लिटरेचर वे में अगर आपको कोई चीज रिटर्न में प्रेजेंट करनी है तब आप इसको यूज कर सकते हो, या उस तरीके से अगर आपको उस भाव से बोलनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, है ना। सो जनरली ये केवल नेचर की ब्यूटी, कोई बहुत बड़ी नेचर की ब्यूटी है, यूनिवर्स की अगर कोई बड़ी चीज आप बता रहे हो जो नेचर से रिलेटेड है, उसी में हम अधिकतर यूज करते हैं। नॉर्मली देखने के लिए हम बिहोल्ड का यूज नहीं करते, ठीक है। सो आप एग्जाम्पल कैसे बोलोगे, जैसे अपन एग्जाम्पल बोल सकते हैं, बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ माउंटेन एट द सनराइज। मतलब सनराइज जब होता है तब आप माउंटेन की ब्यूटी को निहारो, देखो। निहारना, देखना, ध्यान से देखना, तीनों मीनिंग इसके हैं और तीनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, बिहोल्ड द न्यू किंग हैज बिन क्राउन्ड। बिहोल्ड द न्यू किंग हैज बीन क्राउन्ड का मतलब है कि देखो नए राजा का राज्य अभिषेक हुआ है ना। सो ये भी थोड़ा सा एक पोएटिक वे है, लिटरेचर टाइप का वे है, तो उस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, बिहोल्ड को नॉर्मल देखने के लिए यूज नहीं करना कि बिहोल्ड दैट कार, उस कार को देखो, ऐसे यूज नहीं करना, ठीक है। केवल और केवल प्राकृतिक जो चीजें हैं उसके लिए, और लिटरेचर वे में अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो ही आप इसका यूज करना, अदरवाइज इसका यूज मत करना, है ना। नॉर्मली आप बोल रहे हो तो आप बाकी जो देखने के लिए हम यूज करते हैं आप वो वर्ड्स यूज करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। आज अपन ना छोटे छोटे वर्ड देखेंगे, उसका एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे और उसका यूसेज देखेंगे, ठीक है। सो एक वर्ड है हमारे पास मैनेस। मैनेस का मतलब होता है खतरा। जनरली हम नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं डेंजर या डेंजरस, है ना, मतलब डिपेंड करता है किस प्रॉपर्टी में यूज करते हैं। तो जनरली हम डेंजर बोलते हैं, डेंजर यानी खतरा, है ना। सो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मैनेस। थोड़ा एडवांस आप बोल लो, थोड़ा एडिशनल वोकेब आप बोल लो, है ना। सो एक एडवांस वोकेब की तरह आप इसको लर्न कर सकते हो। तो जहां पे आपको डेंजर यूज करना है उसकी जगह अब आप मैनेस यूज करना सीख सकते हो। सो मैनेस अभी हम एक नाउन की तरह देखते हैं। मैनेस का मतलब होता है खतरा। अपन सिंपल से एग्जांपल में समझते हैं, ठीक है। सो वी नीड टू डील विथ द मैनेस ऑफ स्ट्रीट डॉग्स। हमें क्या करना है, स्ट्रीट डॉग का जो मैनेस है, डेंजर है, खतरा है, उससे डील करना है। डील करना मतलब डील करना उससे एक्चुअल में जरूरी है ना। आजकल गली गली में हो गया, इंदौर में तो अभी, इंदौर दिल्ली एनसीआर में अगर आप न्यूज देखते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये चीज आपको अभी पता होगी कि बहुत चल रहा है। सो ये मैनेस वर्ड बेसिकली आई हैव लर्न स्पेसिफिकली इन इन दैट रेफरेंस, तो मुझे वो याद रह गया है अब। और दूसरा एक हम और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, हाँ बहुत सिंपल एग्जांपल है। जैसे लिखा रहता है स्मोकिंग इज डेंजर टू हेल्थ, है ना, उसकी जगह आप बोल सकते हो द स्मोकिंग इज मेनेस टू हेल्थ, ठीक है। द स्मोकिंग इज मेनेस टू हेल्थ, स्पेलिंग यहाँ पर मेंशन है, मीनिंग भी मेंशन है। तो ये अभी हमने यहाँ पे इस वीडियो में नाउन के रूप में देखा है मेनेस को, ठीक है। अपन इसको वर्ब के रूप में भी देखेंगे अगले वीडियो में। सो ऐसे आप नए वोकेब सीख के आप उनको यूज कर सकते हो। आप भले यूज ना भी करो, एक चीज है, वंस यू लर्न, कहीं पर मेंशन है, कोई बोलता है तो कम से कम वो सुन के हमको पता रहेगा, तो हमको समझ तो आएगा कि उसने क्या बोला। नहीं तो हम मैनेज का मतलब या तो मेस निकालेंगे या मीनिंग निकालेंगे या कुछ तो भी उसका रिलेटेड ढूंढ लेंगे कि हाँ ये इससे प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग मैच हो रही है तो इसका मीनिंग ये होगा। सो लेक ऑफ नॉलेज में रॉन्ग इंटरप्रिटेशन अक्सर होते हैं, सो वो हमको थोड़ा सा अवॉइड करना है, इसलिए हमको नॉलेज गेन करना है बस, और कुछ भी नहीं है कि हमको बिल्कुल सीखना ही है या एडवांस पे जाना ही है। देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा मैनेस को नाउन के रूप में, खतरा के रूप में। अब अपन देखते हैं मैनेस को हम वर्ब के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। सो मैनेस को जब आप वर्ब के रूप में यूज करते हो उसका मीनिंग होता है खतरे में डालना, और उसका एक मीनिंग और होता है धमकाना।
अगेन ये बहुत प्रैक्टिकली और रेगुलर यूज में नहीं है, रेगुलर लाइफ में या रेगुलर स्पोकन में ये यूज में नहीं है। ये अगेन लिटरेचर या बहुत रेयरली जब यूज करना हो तब हम यूज कर सकते हैं। कुछ लिटरेचर या पोएटिक वे में आप कुछ लिख रहे हो तब आप इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मल के लिए जो आपके नॉर्मल वर्ड्स है वो आप यूज कर सकते हो, पर अगर आप नॉवेल पढ़ते हो, वेब सीरीज देखते हो, मूवीज देखते हो, तो वहां पे माइट भी पॉसिबल है कि ये यूज हुआ हो, तो आपको मीनिंग पता होगा तो चीजें समझना आसान हो जाएगी। इट इज जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, ठीक है। सो मैंने इसको हम यूज करते हैं वर्ब के रूप में। जैसे बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस है, अपन एक देखते हैं, जैसे डार्क क्लाउड्स मैनेज द विलेज। इसका मतलब है कि जो घने बादल थे उन्होंने गांव को खतरे में डाल दिया, क्योंकि वहां उनकी फसल रहती है। अब घने बादल आए हैं मतलब बहुत तेज बारिश होगी, तो अब वो बादल देख के समझ में आ जाता है कि खतरा मंडरा रहा है फसलों पे, राइट। तो वो उस तरह से उसको रेफरेंस या रिलेट किया गया है। दैट डार्क क्लाउड्स मैनेज द विलेज, है ना। डार्क क्लाउड्स ने जो गांव था उसको खतरे में डाल दिया, ठीक है। दूसरा हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, धमकाने के रूप में। जैसे ही मैनेज्ड हिम विथ द स्टिक, ही मैनेज्ड हिम विथ द स्टिक, उसने उसे लाठी से धमकाया, ठीक है। सो आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हो, पर अगेन रेगुलर लाइफ में स्पोकन में जनरली यूज नहीं होता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप इस वीडियो को स्किप कर दो या इस वर्ड को अवॉइड कर दो। कहीं ना कहीं आपको देखने में आएगा। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में जनरली ये वर्ड मेंशन होता ही होता है, ठीक है। मैनेज, मैनेज का मतलब होता है खतरा भी और खतरे में डालना भी, ठीक है। So thank you so much. Have a great time. Bye bye. Take care. हेलो एवरीवन। सो गंभीर अगर आपको बोलना है या भयानक बोलना है ना, या निराशाजनक बोलना है, तो जनरली आप क्या वर्ड यूज करते हो। एक बहुत अच्छा एडवांस वर्ड है ग्रिम, ठीक है। एडवांस में इसलिए बोलता हूँ कि बेसिकली स्कूल में जो हमने वर्ड सीखे हैं, जैसे हमने पुराने वीडियो में देखा कि डेंजरस या डेंजर वर्ड हमने सीखा है, उसका हमने मेनेस वर्ड देखा। सो वैसे ही एक वर्ड है ग्रिम। अब ग्रिम एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो अभी अपन इस वीडियो में देखते हैं ग्रिम को एडजेक्टिव के रूप में। GRIM, ग्रिम, बहुत सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। सो ग्रिम एडजेक्टिव के रूप में कहलाता है कि भयानक, निराशाजनक, गंभीर, ठीक है। अपन एग्जाम्पल के रूप में इसको देखते और समझते हैं। सो अगर एग्जाम्पल में हमको देखना है तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, द फ्यूचर लुक्स ग्रीम, मतलब जो भविष्य है वो भयानक लगता है, निराशाजनक लगता है या लग रहा है। आप उस रेफरेंस में भी इसको स्पोकन में समझ सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल और, ही हैड ग्रिम एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। ही हैड अ ग्रिम एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर क्या थे, गंभीर भाव थे। तो एक्सप्रेशन एक नाउन है, एक्सप्रेशन की विशेषता हम बता रहे हैं कि वो गंभीर थे। जहां पर हम नाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए हमने इस वीडियो में और इस एग्जांपल में उसको एडजेक्टिव के रूप में देखा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द वर्ड ग्रिम, विच इज अ गंभीर, माय डॉग इज सेइंग समथिंग, विच इज गंभीर, भयानक और निराशाजनक। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉलोइंग, सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही ओरिजिनल, नेचुरल, रियल बेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो करिए, ताकि वी कैन टॉक, we can learn, and we will not feel bored, because somewhere I try to be very natural and normal, and I will also try to entertain you based on the vocab। अब जैसे गंभीर वर्ड है तो उसमें कुछ entertainment या फन नहीं डाल सकते ना हम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। लास्ट वीडियो में हमने ग्रीम वर्ड देखा एडजेक्टिव के रूप में, जिसका मतलब है भयानक, है ना। अब हम वर्ड देखते हैं ग्रीमली। ग्रीमली एक एडवर्ब के रूप में है, मतलब ये सेंटेंस में क्रिया की विशेषता बताएगा, ठीक है। सो बहुत सिंपल सा एग्जांपल अपन देखते हैं। और ग्रीमली का जो हिंदी अर्थ अगर हम बोले तो ग्रीमली को कैसे बोलोगे आप, गंभीरता से, कठोरता से, ठीक है। उस तरह से अगर कोई कार्य हो रहा है, गंभीरता से, कठोरता से, निराशाजनक रूप से अगर कोई कार्य हो रहा है, तो वहां पे ग्रिमली वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल से बहुत जल्दी और इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा सा और स्वीट सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, शी स्माइल्ड ग्रीमली, उसने गंभीरता से मुस्कुराया, ठीक है। आप कभी गूगल पे जाना और डालना ग्रीमली स्माइल,
तो देखना इमेजेस कुछ आएंगी आपको, बहुत सारी चीजें मिक्स भी रहती है बेस्ड ऑन द कंटेंट, पर आपको काफी सारी इनिशियल इमेजेस मिलेंगी, तो वहां पे आपको फेस एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा, उसको देख के आपको वर्ड भी अच्छे से याद हो जाएगा कि ग्रिमली स्माइल क्या होता है, ठीक है। सो शी स्माइल्ड ग्रीमली, ग्रीमली स्माइल्ड करके डालना तो आपको आ जाएगा वहां पर, ठीक है। अभी ईडी पे इतना मत जाओ, जो मैंने कभी बोला कभी नहीं बोला, सो वो अपन समझेंगे बाद में उसको। और अपन क्या एग्जांपल देखें ग्रीमली का, और अपन ऐसे बोल सकते हैं ही स्टेयर्ड ग्रीमली एट एनिमी, मतलब उन्होंने या उसने शत्रुओं की ओर गंभीरता से देखा, ठीक है। सो इस तरह से आप ग्रीमली वर्ड यूज कर सकते हो। इजी है, अच्छा है, काफी हद तक नेचुरल भी है, मतलब जनरली हम यूज कर सकते हैं इसको, तो आप इसको बिंदास यूज कर सकते हो। बस हमेशा ध्यान रखना, एक वर्ड सीखोगे तो प्रॉपर्टी जरूर ध्यान रखना, उसको किसी दूसरी जगह दूसरे काम के लिए यूज मत करना। जैसे अब ग्रीमली एडवर्ब है तो एडवर्ब वाली ही जगह सेंटेंस में यूज करना, वर्ब की जगह, नाउन की जगह, एडजेक्टिव की जगह यूज मत करना। और मैं बता दूं इसका कोई स्पेसिफिक वर्ब नहीं है, लेकिन बाकी 3 पैटर्न है, तो नाउन का अपन अगला वीडियो में देखते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। एक अब अपन देखते हैं कि ग्रीन जो एडजेक्टिव हमने देखा था उसको अगर नाउन के रूप में यूज करना हो तो कैसे करेंगे। तो हल्का सा अगेन चेंजेस होगा उस वर्ड में, वो हो जाएगा ग्रिमनेस। अगेन ये बहुत रेयर है, और ग्रिमनेस को एज ए नाउन बहुत कम यूज किया जाता है। तो ग्रिमनेस का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। गंभीर कैसा, नाउन वाले के रूप में। हमने जो लास्ट वीडियो में ग्रिम वर्ड देखा था, उसके बाद ग्रिमली वर्ड देखा था एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में, उसका उस वर्ड का एक नाउन भी है, नाउन के रूप में हम यूज करते हैं ऑल्दो अगेन, बहुत रेयर है, बट यस सेकेंडली वी डू यूज इन द केस ऑफ पोएटिक और लिटरेचर वे, और नॉर्मली कभी कभी बोलने में भी हम यूज कर देते हैं। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, गंभीरता, भयावहता, भयानकता, है ना। और नॉर्मल वर्ड हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, सीरियसनेस। तो सीरियसनेस की जगह आपको बोलना है ग्रिमनेस, ठीक है, ग्रिमनेस, है ना, ग्रिमनेस। ग्रिमनेस को हम दूसरे नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में या रेगुलर वर्ड में हम सीरियसनेस भी बोल सकते हैं, गंभीरता, ठीक है। अपन एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। द ग्रिमनेस ऑफ द सिचुएशन मेड एवरीवन साइलेंट, उस स्थिति की गंभीरता ने सबको एकदम मौन कर दिया, साइलेंट कर दिया, ठीक है। सो द ग्रिमनेस ऑफ द सिचुएशंस मेड एवरीवन साइलेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ सिंपली वी कैन यूज, and you can use this word somewhere in the poetic way. हेलो एवरीवन। हमने देखा ग्रिम वर्ड को एडजेक्टिव के रूप में, फिर हमने ग्रिमली को देखा एडवर्ब के रूप में। इन्हीं दो वर्ड्स का अपना एक नाउन भी है, जैसे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गंभीरता, भयावहता, भयानकता, है ना। और इंग्लिश में हम नॉर्मल वर्ड इसके लिए क्या यूज करते हैं, सीरियसनेस। लेकिन यहाँ पर हम उसका एडवांस वर्ड या थोड़ा रियर वर्ड जो है, जो पोइट्री या लिटरेचर वे में यूज कर सकते हैं, या रिटर्न में आप नॉर्मली भी कर सकते हो यूज, ऐसा नहीं है, उसको हम बोलते हैं ग्रिमनेस, ठीक है। सीरियसनेस की जगह आप ग्रिमनेस बोल सकते हो। सीरियसनेस, या आप ऐसा समझ लो कि ग्रिमनेस इक्वल टू सीरियसनेस, मतलब गंभीरता। अपन एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल देखते हैं, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो द ग्रिमनेस ऑफ द सिचुएशन मेड एवरीवन साइलेंस, ठीक है। तो हेलो एवरीवन। हमने ग्रीम वर्ड देखा एडजेक्टिव के रूप में, और हमने ग्रीमली वर्ड देखा एडवर्ब के रूप में। इन दोनों वर्ड का अपना एक नाउन भी है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गंभीरता, भयावहता, है ना, भयानकता। और इसके लिए जो नॉर्मल वर्ड हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो करते हैं सीरियसनेस, ठीक है। सीरियसनेस की जगह हम यूज कर सकते हैं थोड़ा एडवांस, थोड़ा पोएटिक, थोड़ा रेयर वर्ड ग्रिमनेस। ग्रिमनेस का मतलब होता है गंभीरता। तो अपन एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, उससे पूरा जो यूसेज है वो क्लियर हो जाएगा। द ग्रिमनेस ऑफ द सिचुएशन मेड एवरीवन साइलेंट, उस स्थिति की गंभीरता ने सबको साइलेंट कर दिया। इसी को आप सीरियसनेस से भी एक बार चेंज करके बोल के देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और ग्रिमनेस से आप रिलेट करके याद भी रख पाओगे। द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन मेड एवरीवन साइलेंट, हम नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, थोड़ा एडवांस और पोएटिक जाना है। The grimness of the situation made everyone silent. Grimness, grimness, ठीक है।
सो दिस इज अ प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है मीनिंग के साथ, ठीक है। सो ये नाउन है और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसका अपना कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। तो वर्ब के रूप में जितनी भी दूसरी चीजें हमको यूज करनी है वो हम कर सकते हैं। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे इस चैनल पे तो आपको पता चलेगा मैंने कई जगह मेंशन किया है कि हर वर्ड का कुछ ना कुछ मिसिंग हो सकता है, कुछ सेम हो सकता है, कुछ सिमिलर हो सकता है। तो इस तरह से चीजें चलती रहती हैं इन चारों प्रॉपर्टी में आपस में, नाउन में, एडवर्ब में, एडजेक्टिव में और वर्ब में। इन चारों में इस तरह से चीजें वर्ड टू वर्ड डिफर करती हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज ग्रीन स्क्रीन में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, सो हमको जब बोलना है जैसे अगर मुझे बोलना है कि थोड़ा सा सिचुएशनल चेंजेस है जिसके चलते मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ या जिसके चलते मैंने यहाँ वीडियो बनाया है ना। सो जनरली हमको हम कई बार पूरा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बीच में एक आध वर्ड की वजह से अटक जाते हैं। सो हमको अगर बोलना है जिसके चलते, तो व्हाट वी विल से इन इंग्लिश। तो जिसके चलते के लिए एक वर्ड होता है देयर बाय। देयर बाय का मतलब होता है इसके परिणाम स्वरूप, इसके कारण, इस वजह से। मतलब इस किसी भी रेफरेंस में हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको यूज करने का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक तरीका है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद जिस भी टेंस का वो हो, आपको देयर बाय यूज करना है। और देयर बाय के बाद आपको ध्यान रखना है कि वर्ब का फॉर्म आएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पर वो एक्चुअल में नाउन के रूप में वहां पर आएगा, क्रिया के रूप में नहीं आएगा। तो जब अपन नाउन पढ़ेंगे और अपन आईएनजी के यूसेज किसी वीडियो में एक आध बार सीखेंगे तो अपन देखेंगे कि आईएनजी लगा के कैसे हम किसी वर्ब को नाउन बनाते हैं या क्यों कोई वर्ब आईएनजी लगने के बाद नाउन बनती है। फिलहाल अपन देखते हैं देयर बाय। बहुत बहुत सिंपल है, बस आप सेंटेंस का वे समझ लो कैसे बोलना है, इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं भी जाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। सो कैसे हम बोलेंगे, आई एट आइसक्रीम यस्टरडे देयर बाय कॉजिंग कफ टू मी, या आप बोल सकते हो कॉजिंग मी टू कफ, है ना। आप कुछ भी दोनों में, इसका मतलब मैंने कल आइसक्रीम खाई जिसके चलते मुझे खांसी हुई, है ना, या हो गई, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ध्यान रखना। इट इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस कि हम इसमें से परफेक्टली वो निकाले कि कौन से टेंस को बिलोंग करता है, फिर क्या होता है। दीज आर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और हम क्या बोल सकते हैं, ही अपोलोजाइज देयर बाय इम्प्रूविंग सिचुएशन। उसने अपोलोजाइज किया इसलिए वो सिचुएशन इम्प्रूव हुई, ठीक है, या हो गई या हो रही है। मतलब थोड़ा सा हिंदी सेंस हम अलग निकाल सकते हैं, पर इंग्लिश में उनका अपना एक तरीका है बोलने का जिसका मीनिंग वो समझ जाते हैं कि क्या होता है। और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन, शी स्टडीड हार्ड देयर बाय पासिंग द एग्जाम। उसने बहुत हार्ड स्टडी की इसलिए वो एग्जाम पास कर पाई या उसने एग्जाम पास की, ठीक है। सो हिंदी पे मत जाइए कि कौन से टेंस को बिलोंग करता है, एक्टिव है, पैसिव है, ऐसा नहीं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में उनके बोलने के तरीके अपने अलग होते हैं, उसके हिसाब से वो मीनिंग निकालता है। हम सिर्फ समझने के लिए उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना कि वो तो पास्ट सिंपल टेंस आता है, अगर कुछ हुआ या हुआ, किसी ने किया तो इस तरह से इसको नहीं लेना। दीज आर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, स्पेसिफिकली यूज ऑफ देयर बाय। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय, टेक केयर। एक नया वर्ड है हमारे पास, जैसे हमको जब भी बोलना है कि सीधे तौर पे ऐसा हो गया, निसंदेह ऐसा हुआ, या निसंदेह ये चीज ऐसी ही है, तो हम जनरली एक ही वर्ड यूज करते हैं, डायरेक्टली, है ना। कि डायरेक्टली उसने मुझे झूठ बोल दिया, डायरेक्टली ये तो गलत ही दिख रहा है, तो हमको वो एक वर्ड पता है तो हम वही यूज करते हैं। बट देयर इज अ वन मोर वर्ड विच इज यूजेबल फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन, है ना। और वो वर्ड है आउटराइट। आउटराइट का मतलब होता है सीधे तौर पे, स्पष्ट रूप से, निसंदेह, या फिर हम कह सकते हैं फौरन या तुरंत, ठीक है। इतनी सारी चीजों के लिए ये एक वर्ड यूज होता है आउटराइट। अब अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड आउटराइट। बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट हो गई, तो पूरी तरह से के लिए भी आप आउटराइट वर्ड यूज कर सकते हो। ये आप सबका फेवरेट है। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल आउटराइट। उसने सीधे तौर पर, स्पष्ट रूप से उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, है ना। सो आप जनरली हम क्या बोलते हैं, उसने डायरेक्टली प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, उसकी जगह आप कह सकते हैं कि शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल आउटराइट।
अब अगर ऐसा बोलना है कि डायरेक्टली जस्ट इसके बाद इस तरह से यूज करना है, सो ही वॉज फायर्ड आउटराइट हिज मिस्टेक, जैसे ही उसने मिस्टेक की या उसकी जस्ट तुरंत मिस्टेक के बाद उसको फायर कर दिया गया। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस को और वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, पर हमको कंटेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है। एक और सेंटेंस है, द क्लेम इज आउटराइट फॉल्स। आउटराइट फॉल्स का मतलब निसंदेह रूप से बिल्कुल ये क्लेम झूठा है। जैसे जब क्लेम्स आते हैं सेटल होने के लिए, चाहे गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम हो या किसी और तरह का इंश्योरेंस क्लेम हो, तो वहां पे ये चीजें या सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि द क्लेम इज आउटराइट फॉल्स या फॉल्स आउटराइट, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। स्पोकन में अगर वर्ड को थोड़ा सा इधर उधर करोगे चल जाएगा, पर फिर भी इंग्लिश की अपनी एक बोलने का तरीका है, तो इफ वी फॉलो दैट कि कौन सा वर्ड कहाँ प्लेस होगा, तो दैट वुड बी मच बेटर। इंडिया में थोड़ा सा इंडियन वर्जन में फिर भी चीजें चल जाएगी, इसलिए आई डोंट नॉट फोकस टू मच कि बिल्कुल ऐसा ही यूज करना है, पर ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस का कंटेक्स्ट, उसका मीनिंग, उसका जो मैसेज डिलीवरी है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द वर्ड आउटराइट। आप और भी एग्जाम्पल बना के ट्राई कर सकते हो, और क्रॉस चेक यू कैन सेंड मी, एंड देन वी कैन डिस्कस आल्सो कि ये एग्जैक्टली इस तरह से बनता है या सही है या नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। जो नया-नया स्पोकन इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, शुरू-शुरू में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। स्पेसिफिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस थोड़ा-सा पेन देता है। द रीज़न उसमें एक कॉन्सेप्ट है, और आज हम उस पर बात करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस आपको उससे पहले 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक, आपको सिंगुलर और प्लूरल क्लियर होना चाहिए क्या होता है, जो जनरली एल्डर्स को तो क्लियर होता ही है, अगर बच्चे हैं तो उनको भी आप एक बार सिखा सकते हो। और दूसरा, आपको पर्सन्स क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो बहुत सिंपल है, एक छोटी-सी लाइन है, छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, इस लाइन को आप ऐसे याद रख लोगे तो आपको बहुत ईज़िली याद रहेगा। और बोलने में गलती होना इट्स टोटली फाइन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही से होती है। जो इंग्लिश के रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जो सिखाते हैं, जो सीखते हैं, जो सीख चुके हैं, उनसे भी गलती होती है। बिकॉज़ फ्यू थिंग्स आर रन बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। चलो एग्जांपल अपन बाद में लेते हैं, पहले अपन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। सो कुछ नहीं, एक लाइन है, अगर आपका सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है, क्या है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। आप माइंड में से इमेज बना लो, 3+1, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तीसरा पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, तो आपको वर्ब के साथ या तो एस लगाना है या ईएस लगाना है। एस ईएस का कॉन्सेप्ट अपन किसी और वीडियो में देखेंगे कि किसके साथ एस आएगा, किसके साथ ईएस आएगा, पर बोलने में तो नहीं पता चलेगा ना। सो अगर स्पोकन की बात करें तो बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब क्यों पता होने के बाद भी हमसे मिस्टेक होती है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हम दिन में बैठे हैं, लाइट चली गई, पंखा नहीं चल रहा, गर्मी हो रही है, हम बोल रहे हैं अरे यार गर्मी हो रही है, थोड़ी देर में हम फोन चला रहे हैं, फिर देख रहे हैं फोन की बैटरी डाउन है, तो उठ के फोन चार्ज पे लगाने जा रहे हैं। 2 सेकंड पहले हमने डिस्कस किया था कि या बात की हमने हमारे फैमिली वालों से कि अरे यार लाइट नहीं है, गर्मी हो रही है, और फिर उठ के फोन चार्ज पे लगाने जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज फ्यू थिंग्स आर सेट इन अवर सबकॉन्शियस माइंड, पता होने के बाद भी वो वैसा ही एक्ट करेगा। तो कई बार बोलने में कई सारी चीजें, प्रोनाउंसिएशन में गलतियां होती है, वो वोकैब्युलरी के प्रॉपर यूज में गलतियां होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को आता नहीं है, हमको आता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ डू नॉट फील शाय। कभी कभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग रहती है, जिस पर हमारी प्रैक्टिस नहीं है, वो चीजें रन होने की जगह जिस पे हमारी प्रैक्टिस है, जो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी है, वो चीजें रन हो जाती है। तो कई बार लोग पता होते हुए भी कभी कभी आई के साथ लगा देते हैं एस ई एस, कभी-कभी वी या दे के साथ लगा देते हैं, पर आपको ध्यान रखना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, अगर आपको ऐसे बोलना है कि चप्पल उल्टी पड़ी है, जूते उल्टे पड़े हैं, तो आप कैसे बोलोगे? तो यहाँ पे हम चकरा जाएंगे कि उसके लिए हम क्या स्पेसिफिकली वर्ड या सेंटेंस यूज करेंगे, है ना? तो बहुत सिंपल है, देखो लॉजिक समझो। फॉरेनर्स ने जब उनकी इंग्लिश भाषा बनाई तो बहुत लॉजिकल वे में बनाई, और उस तरह से उन्होंने वर्ड्स यूज कर लिए। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जब सिखाता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि
वो लोग चीजों के नाम रखने में या किसको क्या बोलना है उसमें बहुत ज्यादा सोचते नहीं है या बहुत उसमें लॉजिक या बहुत सारी चीजें नहीं ढूंढते, सिंपल सा लॉजिक देखते हैं वो कैसी है उस हिसाब से कर देते हैं। जैसे लैपटॉप जब भी उन्होंने इन्वेंट किया या बनाया, तो जब उसका नाम रखना था तब उन्होंने सोचा नहीं कि यार इसका नाम क्या रखे, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा खुल रहा है, ऐसा होता है, कुछ नहीं। लैप यानी गोदी होती है, लैप के ऊपर अपन टॉप पे रखते हैं उसको, टॉप यानी ऊपर होता है, लैप यानी गोदी होती है, उसका नाम उन्होंने लैपटॉप कर दिया, ठीक है। कंप्यूटर पहले कंप्यूट के काम करते थे इसलिए उसका नाम कंप्यूटर रख दिया। तो बहुत सारी माउस आप देख लो, माउस जब भी उन्होंने बनाया होगा तो देखा कि उसमें से एक तार निकल रहा है और उसको जिस तरह से हैंडल करना था उसकी वजह से उसकी शक्ल उनको चूहे जैसी लगी। चूहे को और आप इसको माउस को देखोगे, दोनों को इमेजिन करो एक साथ, दोनों की शक्ल एक जैसी ही है, ऐसा है वो, और फिर पीछे से पूंछ निकली हुई है, तो माउस की आगे से निकली रहती है, उतना फर्क है, ठीक है। सो अगर आप उसको उल्टा करके देखोगे तो वो चूहा ही दिखेगा, उस माउस के पीछे आप दो आंखें और ऐसा कुछ धारियां बना के देखो जैसे वो बिल्ली और डॉग की रहती है, आपको दिखेगा कि वो पूरा माउस ही दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा वो लोग ऐसे नहीं सोचते थे कि कुछ अलग से नाम रखेंगे, कुछ स्पेशल नाम रखेंगे, जो चीज़ जैसी है उसका सिंपल वैसा नाम रख दिया, टाइम भी बहुत बचता है इस चीज़ में, पता है? सो जब भी आपको बोलना है चप्पलें उल्टी पड़ी है या चप्पल उल्टी पड़ी है, तो आप क्या बोलोगे? द स्लीपर्स आर अपसाइड डाउन। अपसाइड यानी ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड क्या हो गई है? डाउन हो गई है, तो स्लीपर्स आर अपसाइड डाउन। स्लीपर्स आर अपसाइड डाउन, सिंपल। शूज आर अपसाइड डाउन, तो आप ऐसा बोल सकते हो। उल्टी पड़ी है मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नीचे चला गया है, अपसाइड डाउन। द स्लीपर्स आर अपसाइड डाउन, सिंपल। तो आप ये याद रखो कि जब भी आपको कभी ऐसा सोचना भी हो ना कोई नया सेंटेंस या वर्ड कैसे बोलना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या इसको ऐसे बोला जा सकता है, क्या इंडियन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, शुरू में गलतियां होंगी, सबसे होती है, मुझसे भी होती है। बिकॉज आई नो दिस देन आई कैन टेल यू, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हर नई चीज हम एकदम लॉजिकली पता ही कर लेंगे कि उसको क्या बोलते हैं। पर मेरा यह कहना है बजाय हिंदी मीनिंग उसका ढूंढने के, डायरेक्ट इंग्लिश में समझो कि वो चीज एग्जैक्टली क्या है और वो कैसे काम करती है, सिंपल। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, अब बोलना हो कि चप्पल सीधी कर दो तो क्या बोलोगे? अपसाइड अप? नहीं, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा लॉजिक हमको खुद को भी लगाना पड़ेगा। सो जब आपको बोलना है चप्पल सीधी कर दो तो आप बोलोगे मेक स्लीपर्स राइट साइड अप। राइट साइड अप यानी उसका जो सीधा साइड है उसको अप कर दो, ऊपर कर दो। अगर ये सीधा साइड है और ऐसे पड़ी है, अपसाइड डाउन पड़ी है, तो उसको राइट साइड अप कर दो। तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, बहुत ज्यादा ग्रामर में नहीं जाना, दो सिंपल चीजें आप याद कर लो, अपसाइड डाउन और राइट साइड अप। अपसाइड डाउन यानी उल्टा पड़ा होना या उल्टा होना या किसी चीज का उल्टा होना, राइट साइड अप यानी किसी चीज का सीधा होना। तो ये चीज आप बॉक्सेस के लिए यूज कर सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। जैसे बॉक्स के लिए बोलना है कि उस बॉक्स को सीधा कर दो, सो मेक दैट बॉक्स राइट साइड अप। मेक दैट बॉक्स राइट साइड अप, मेक कर दो यानी उसको सीधा कर दो, सीधा रख दो, बना दो, है ना। बनाना मतलब वो क्रिएट करने वाला बनाना नहीं, ये बोलने का तरीका है, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। आपको जैसे मैक नहीं जम रहा है, अलग अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुश्किल है, आप टर्न कर दो। टर्न द बॉक्स राइट साइड अप यानी उस डिब्बे को सीधा कर दो। सो डिपेंड आपके ऊपर है। बहुत बार बस ध्यान रखना, हिंदी में जैसा बोलते हैं वैसा इंग्लिश में बोला, ऐसा नहीं है। उनका बोलने का अपना तरीका है, अपने को वो डायरेक्टली अगर पता हो जाए और हम उस तरह से बोले तो वो चीजें सही होंगी। बहुत लॉजिक ढूंढेंगे कि ये तो ऐसा दूसरी भाषा से, किसी दो भाषाओं को जब आप आपस में कंपेयर करते हो ना तो हर चीज नहीं निकलेगी, क्योंकि हर किसी के बोलने का तरीका, उनका यूसेज, एनवायरमेंट, सब कुछ बहुत अलग होता है। सो इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बहुत ज्यादा कंपैरिजन हम उसका हिंदी के साथ करते हैं, जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, जो हमको स्कूल के टाइम में सिखाया गया है। दैट इज नॉट टोटली रॉन्ग। 60-65%, 70% वो सही बैग भी जाता है, पर गाड़ी 30% पे आके अटकती है। सो अब गाड़ी अटकती है, इसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलोगे, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। लास्ट वीडियो में हमने बात की कि डायरेक्टली ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश हमेशा नहीं होता है ना। सो जैसे अगर हमको बोलना है कि मेरी गाड़ी अटक जाती है, तो अब अपन मेरी का इंग्लिश ढूंढे, फिर गाड़ी का इंग्लिश ढूंढे, फिर अटकने का इंग्लिश ढूंढे, फिर जाती है का इंग्लिश ढूंढे, तो वो जो सेंटेंस बनेगा उसका कुछ सिर पैर नहीं होगा, ठीक है।
आपको जब गाड़ी अटक जाती है इसका मतलब है कि आप अटक जाते हो। बहुत सिंपल सा रेगुलर स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाला वर्ड है स्टक। तो आप सिंपली बोलो आई गेट स्टक व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। ठीक है, मैं अटक जाता हूँ जब बात इंग्लिश की आती है। We get stuck when it comes to the specific words which are getting used as a junction, और हम तब अटक जाते हैं जब हमको कोई नया वर्ड मिलता है सेंटेंस में, तो वहां पे हमारी गाड़ी अटक जाती है। तो आप सिंपली बोलो बोलो वी गेट स्टक। ठीक है, हमेशा पूरा ट्रांसलेशन नहीं काम करेगा। हाँ, ट्रांसलेशन काम करता है क्योंकि वो एक मेथड है, स्ट्रक्चर्ड मेथड है, जो हम एक्टिव में, पैसिव में, टेंसेस में देखते हैं, मॉडल्स में देखते हैं। हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं और उस हिसाब से उसको यूज करते हैं, पर हर बार वही मीनिंग हर कंटेक्स्ट में यूज होगा ऐसा जरूरी नहीं। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि यहीं पे हमको सीखने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, इंग्लिश सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, कभी लॉजिक मत ढूंढना। अगर आप लॉजिक ढूंढने जाओगे, इट इज नॉट द मैथ्स कि आप इसमें लॉजिक ढूंढो, तो कभी लॉजिक मत ढूंढना। एक्सेप्ट करना, हाँ भाई ये ऐसा है, 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 ठीक है भाई, है तो है। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैंने शायद पहले वीडियो में एक बार बात की थी, वो धर्मेंद्र की कोई, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी की कोई मूवी थी पुरानी, जिसमें वो इंग्लिश उनको सीखना रहती है। इफ यू आर अवेयर बाय दैट मूवी, है ना, मैं अभी ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, पर उसमें उनको यही कॉन्फ्लिक्ट था कि सर ये ऐसा होता है तो वो वैसा क्यों होता है, और ये ऐसा है तो वो वैसा क्यों नहीं है। सो नेवर सर्च लॉजिक इन इंग्लिश, ओवरऑल वी कैन से इट इज अ फनी लैंग्वेज। ठीक है, सो नेवर सर्च लॉजिक, जैसा है वैसा है। आप कंफ्यूज मत हो कि यहाँ पे ऐसा आया तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं आया। शुरू शुरू में जब सीखते हैं ना, तो ये चीजें हमको हिंडर करती है। हिंडर करने का मतलब है बाधा डालती है। ठीक है, हमको ये ध्यान रखना है कि ये चीज इस तरह से ना हो, और हम बहुत ओपन माइंड से जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर ले, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हम ये बात कर रहे थे पिछले कुछ वीडियोस में कि लॉजिक नहीं ढूंढना है, और दूसरा डायरेक्टली वो लोग चीजों के नाम रख देते हैं या सेंटेंस या छोटे कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स बना देते हैं जो अपने आप में मीनिंगफुल होते हैं, जिसको आप कहीं यूज कर सकते हो। जैसे हमने माउस की बात की थी कि जब माउस डिजाइन हुआ तो उसकी जो शेप था और बनावट थी, और उसमें जो भी चीजें कंपोनेंट यूज हुए थे, उसका पूरा मिला के वो अलॉन्ग विथ उसकी पिन और उसका जो बॉडी है वो चूहे जैसा लगता है, तो उन्होंने उसका नाम माउस रख दिया। लैप पे रखते हैं टॉप, इसलिए उसको लैपटॉप बोल दिया। डेस्क यानी टेबल होता है, उसके टॉप पे रखते हैं, इसलिए हम कंप्यूटर को कभी कभी डेस्कटॉप भी बोलते हैं, है ना। इस तरह से वो नाम रखते हैं। अब देखो, अगर आपको बोलना है कि जब मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मुझे रुकावट आती है, आप इसको कैसे बनाओगे? आप आपके आसपास जो वर्ड्स है उससे उसको बनाने की कोशिश करोगे कि व्हेन आई स्पीक इंग्लिश आई गेट स्टॉप, आई फील हेजिटेशन। अब आप रुकावट में आप हेजिटेशन भी डाल लोगे, तो अपन एक बहुत सिंपल सा एक कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड सीखते हैं जो आप रुकावट के लिए, अटकने के लिए आप यूज कर सकते हो। आई हिट रोड ब्लॉक व्हेन आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आई हिट अ रोड ब्लॉक व्हेन आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। हिट अ रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक क्या होता है? रोड पे कई सारे ब्लॉक्स लगे रहते हैं, कभी रास्ते में काम चलता है तो ब्लॉक लगते हैं, कभी कभी स्पीड ब्रेकर को भी उस रेफरेंस में बोलते हैं जो हमारी स्पीड ब्रेक करता है। रोड पे कोई भी ऐसा ब्लॉक जो आपकी गति को रोके, है ना। और अगर आप तेज गति से उससे टकरा जाते हो तो ऑब्वियसली आप रुकोगे तो सही ना। एक्सीडेंट को अभी यहाँ इमेजिन मत करना, अभी सिर्फ नॉर्मली इमेजिन करो कि आप जा रहे हो, एकदम से ब्लॉक कर, आपने ब्रेक लगाया, आप रुक गए क्योंकि उस ब्लॉक की वजह से आपकी गति रुक गई। हिट अ रोड ब्लॉक, टकरा गए आप और आप रुक गए, है ना। रेती पड़ी है कहीं पे रास्ते में, आप एकदम से गए स्पीड से और रेती से टकरा गए तो आपकी गाड़ी तो रुक गई ना। वैसे ही जब आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हो, आई हिट अ रोड ब्लॉक When I try to speak English, जब मैं इंग्लिश बोलने जाता हूँ, फ्लुएंट होता हूँ, मेरी स्पीड बढ़ती है, एकदम से दिमाग में ख्याल नहीं आता, वहां पे ब्लॉकेज लग जाता है। मैं एकदम से जाके टकरा जाता हूँ। कहां पर? उस खाली जगह से जहां पर मुझे शब्द ही नहीं मिलते। आई हिट अ रोड ब्लॉक, आप टोटली यूज कर सकते हो, हिट अ रोड ब्लॉक, है ना। हिट अ रोड ब्लॉक का मतलब होता है अटकना, रुकावट होना, टकराना। ये आप दूसरे किसी रेफरेंस में भी यूज कर सकते हो। और आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो आई हिट रोड ब्लॉक व्हाइल गोइंग माय होमवर्क। अपना होमवर्क करते समय मैं अटक गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, फोन आ गया, या बेसिकली इसको
वहां पे स्पेसिफिक होने वाली परेशानी के रूप में देखा जाता है, तो आप उसी रेफरेंस से इसको यूज कर सकते हो। सो आई होप इट इज क्लियर। हिट अ रोड ब्लॉक। थैंक यू सो मच। फॉलो, सब्सक्राइब, बाय बाय। अच्छा, अगर आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बोलना है किसी के सामने कि आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, आप ऐसे बोलोगे या आप बोलोगे आई वांट टू टॉक अबाउट इट? दिस बोलेंगे या इट बोलेंगे? ऑल्दो हम जैसे इच्छा है, जब जैसा याद आता है, जैसा पता है, हम वैसा यूज कर लेते हैं। पर एक्चुअल में दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है यूसेज के हिसाब से डिफरेंट नहीं है, हाँ डिफरेंस है। किसके हिसाब से? यूसेज के हिसाब से। जब आपको एम्फेसाइज करना हो, प्रेजेंट सिचुएशन पे जोर देना हो, उसी की स्पेसिफिक बात करनी हो, तब आप बोलोगे आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। प्रेजेंट में उसी की बात करनी है स्पेसिफिक, जैसे कोई कुछ बात चल रही है और आप बोलोगे आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, मैं भी इसी बारे में बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, है ना? एम्फेसाइज किया आपने उस पे, ठीक है। और अगर कहीं पर कोई चीज जनरल डिस्कशन है जो ऑलरेडी नोन हो, तो आप बोलोगे आई वांट टू टॉक अबाउट इट, है ना? जैसे आई वांट टू टॉक अबाउट दिस मतलब जो प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ। और आई वांट टू टॉक अबाउट इट मतलब कल हमने कुछ डिस्कस किया था, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जो ऑलरेडी नोन हो उसके लिए आप एक लगाओ, जो ऑलरेडी जो प्रेजेंट में चल रहा हो, जिस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, उसके लिए दिस लगाओ। अभी भी कंफ्यूजन है तो अपन दूसरा बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, चार लोग बैठे हैं या कहीं बैठे हैं और किसी एक का फोन नहीं मिल रहा है ना, और उसने एकदम से आपका फोन उठा लिया और बोला ये मेरा फोन है, तो आप लोग नो, दिस इज माय फोन। एम्फेसाइज कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन, दिस इज माय फोन, है ना, ये मेरा फोन है, तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। आप एम्फेसाइज कर रहे हो उस पर, और वो प्रेजेंट की करंट सिचुएशन है। अब आप कब बोलोगे इट इज माय फोन? जैसे चार फोन रखे और किसी ने पूछा, अब आप एम्फेसाइज नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना, चार फोन रखे किसी ने पूछा ये वाला फोन किसका है, तो आप बोलोगे इट इज माय फोन, ठीक है। वहां पे आप नहीं बोलोगे दिस इज माय फोन। तो बस ये छोटा सा अंतर है। अब क्वेश्चन आता है क्या हम इंटरचेंज कर सकते हैं? बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी अगर आप इट की जगह दिस की जगह इट भी लगाओगे तो आपके घर चालान नहीं आ जाएगा। इंदौर में अगर आप लोग या कहीं पर भी आप ड्राइव करते हो और अगर हेलमेट नहीं पहना है तो फिर आपके घर चालान जरूर आएगा, ठीक है। सो इट को दिस को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। देखो मैसेज डिलीवर हो जाता है, मैंने हमेशा अपने वीडियो में कई बार बोला है, भाषा का उद्देश्य है मैसेज डिलीवर करना। आपका मैसेज डिलीवर हो रहा है, टोटली फाइन। पर हाँ, कंटेक्स्ट का, इमोशन का, लॉजिक का थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी उठा के लगा दिया तो मीनिंग एकदम चेंज ना हो जाए या मैसेज डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। एक कॉमा से भी चीजें चेंज हो जाती है। रुको मत जाओ, रुको जाओ मत, कुछ गड़बड़ हो गया ना। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, ऐसे आएगा ये, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मैंने कहा गलतियां होंगी। टेक केयर, बाय बाय। अगर किसी ने आपसे पूछा कि मेरा वर्क चेक किया कि नहीं, मेरा होमवर्क चेक किया कि नहीं, मेरा ऑफिस वर्क चेक किया कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ मैंने चेक कर लिया, कुछ चीजें हैं, उसके अलावा बाकी सब ठीक है। तो उसके अलावा के लिए आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? सो जनरली कॉमनली हम यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम या अपार्ट ऑफ, है ना। एक अच्छा वर्ड और है, वो है असाइड, है ना। असाइड का मतलब होता है के अलावा। असाइड के और भी मीनिंग है, पर यहाँ पे असाइड का मतलब है के अलावा। और जब हम के अलावा के लिए यूज कर रहे हैं तो ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम इसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आप कैसे बोल सकते हो? असाइड अ फ्यू एरर्स योर रेस्ट वर्क इज फाइन। कुछ एरर के अलावा आपका जो बाकी काम है वो ठीक है। और असाइड के साथ जनरली हम फ्रॉम भी यूज करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि असाइड सिंगल यूज करना थोड़ा पोएटिक वे हो जाता है, रेयर वे है, ओल्ड फैशन वे है। आजकल लोग असाइड के साथ फ्रॉम यूज कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। सो असाइड फ्रॉम a few mistakes your essay was perfect। कुछ गलतियों के अलावा आपका ऐसे जो था वो परफेक्ट था। आप लोग कुछ मत करो, पता है, दो दो सेंटेंस, तीन तीन सेंटेंस ऐसे बना के देखो, थोड़ा लॉजिकली बनाना, और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरू शुरू में जब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस नहीं है तो हाँ गलतियां होंगी। आप असाइड सही यूज कर दोगे तो साथ वाला सेंटेंस गलत बना दोगे, या कोई दूसरी प्रीपोजिशन गलत यूज कर दोगे, वो होता है, शुरू शुरू में वो होगा। So if you are on a learning phase,
डू नॉट वरी अबाउट कमिटिंग मिस्टेक्स। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो ऐसा बोला जाता है। सोशल मीडिया पे तो बहुत बार आपने ये वाला कोट्स पढ़ा होगा कि अगर आप गलती कर रहे हो मतलब आप कोशिश कर रहे हो। सो डू नॉट वरी अबाउट मेकिंग द मिस्टेक्स, ठीक है। कुछ नहीं, छोटे छोटे लॉजिक समझना है, छोटे छोटे उनके इंग्लिश भाषा में वो लोग कैसे बोलते हैं वो यूसेज समझना है, और फिर वो भाषा आराम से बोलते आ जाएगी। और वो सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम है, तो उसी के लिए आप उसे सीखो और सीख सकते हो, ठीक है। सो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। थैंक यू सो मच। अपन असाइड के और भी फॉर्म्स देखेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अब अपन एडवर्ब के रूप में असाइड का यूज देखते हैं। एडवर्ब मतलब क्या? सेंटेंस में अगर कोई क्रिया हो रही है तो वो उसकी विशेषता बताएगा कि क्रिया कैसे हो रही है। बहुत सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं। शी पुश्ड अ बुक असाइड। उसने बुक को क्या किया? अलग कर दिया। तो यहाँ पे असाइड का मतलब है अलग करना, यहाँ पे के अलावा नहीं है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? अलग करना। यहाँ पर अब ये यूज हो रहा है वर्ब के रूप में। He stepped aside to let the main pass। मतलब उसने स्टेप असाइड कर लिया, वो साइड में हो गया। साइड होना एक क्रिया है, एक जगह से दूसरी जगह जाना एक क्रिया है, पर वो कैसे हुआ? अलग हुआ, वहां से साइड हो गया, है ना। असाइड, ये वो वाला साइड नहीं है। साइड मतलब है उसी से कहीं ना कहीं निकला हुआ या इनबिल्ट है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली हम क्या बोल रहे हैं? ही स्टेप्ड असाइड। स्टेप्ड असाइड मतलब अलग रखना, अलग रखना या फिर अलग होना, ठीक है। सो ही स्टेप्ड असाइड लेट द मेन टू लेट द मेन पास। उसके उस आदमी को जाने के लिए, गुजर देने के लिए, वहां से निकलने के लिए उसने उसको थोड़ी जगह दे दी, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं वर्ब में। और एग्जांपल देखते हैं अपन। ही पुश्ड अ चेयर असाइड। उसने क्या किया? कुर्सी को साइड में कर दिया, अलग कर दिया। तो अलग रखना और अलग करना क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है। अलग रखना क्रिया हो रही है ना। सो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये एक वर्ब है। अपन और एक बहुत लॉजिकल और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा ऑब्स्ट्रैक्ट रूप में, ठीक है। या ऐसा कहो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज जो है, कॉन्सेप्चुअल जो है, उस हिसाब से देखते हैं। प्लीज कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू असाइड। मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको थोड़ा सा अभी अलग रखो। ये इस वाली कोडिंग में, इस वाली सिचुएशन में ये फिट नहीं होगा। प्लीज कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू असाइड, ठीक है। सो इस तरह से आप असाइड का यूज कर सकते हो एडवर्ब के रूप में, जब आप बता रहे हो कि कोई क्रिया हो रही है और उसकी आप विशेषता बता रहे हो अलग रखने, अलग करने के रूप में, तब वहां पे आप असाइड यूज करोगे। और पहला वाला असाइड अलग था, ये वाला असाइड अलग है। दोनों का यूसेज अलग है। और बहुत ज्यादा हम लॉजिकल ना जाते हुए सिर्फ सीख ले कि हाँ इसको ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं, और फिर यूज करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में सीखेंगे तो जब नए सेंटेंसेस बनाओगे, राइटिंग करोगे, तो वहां पे गलतियां नहीं होंगी, जो अधिकतर होती है, पहले मुझसे भी होती थी। नाउ ग्रेजुअली बिकॉज आई एम लर्निंग, सो आई एम एबल टू क्लियर माई कॉन्सेप्ट्स and able to use the words correctly and perfectly. So thank you so much. Have a great time. Bye bye. Take care. अच्छा, जब कोई पर्सन आपको किसी चीज के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करे तो आप क्या बोलोगे उसको इंग्लिश में? कि जैसे आपको बोलना है कि उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, तो आप क्या बोलोगे? नॉर्मली हम ट्रांसलेशन वाली चीज को यूज करके हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे कि ही गाइडेड मी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अपन कुछ अच्छा सा इसके लिए वर्ड देखते हैं, वो रहता है वॉक मी। वॉक मी का मतलब होता है कि कोई आपको गाइड कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, या किसी ने आपको गाइड किया स्टेप बाय स्टेप। उस सिचुएशन या कंटेक्स्ट के लिए आप यूज कर सकते हो बहुत अच्छा वर्ड वॉक मी, ठीक है। अपन एग्जांपल से समझते हैं। शी वॉक्ड मी थ्रू द ब्रोशर। उसने मुझे ब्रोशर को स्टेप बाय स्टेप समझाया, ठीक है। शी वॉक्ड मी थ्रू द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। उसने मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की एक एक प्रोसेस समझाई। तो वॉक मी का के दो यूसेज है। पहला यूसेज है जहां पर कोई भी पर्सन आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। अब ध्यान रखना, वॉक यहाँ पे क्रिया के रूप में थोड़ा सा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो उसके फॉर्म को, ठीक है। और आप इसके यूसेज पे अगर ध्यान दोगे, आप बहुत मल्टीपल सेंटेंसेस आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वॉक मी के बाद एक थ्रू वर्ड हमेशा यूज हो रहा है ना। वॉक मी थ्रू मतलब मुझे इससे गाइड करो, इसके इसके अंदर गाइड करो, इसके थ्रू मुझे ले जाओ, गाइड करो, ऐसा करके, ठीक है। सो और हम क्या बोल सकते हैं? प्लीज वॉक मी थ्रू हाउ टू ओपन
एन अकाउंट, मुझे बताओ कि अकाउंट ओपन कैसे करें, मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करो। कैन यू वॉक मी थ्रू अ न्यू सॉफ्टवेयर फीचर, ये जो नया सॉफ्टवेयर फीचर आया है क्या इसके थ्रू आप मुझे वॉक कर सकते हो? मुझे बार बार एक्चुअली अभी विंडोज पे मैसेज आ रहे हैं कि अक्टूबर में शायद विंडोज 11 प्रो आउटडेट हो जाएगा या उसका सपोर्ट मिलना एक्चुअली बंद हो जाएगा। सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि समवन, इफ समवन वॉक मी थ्रू how to install the new software or how to update this without going to shop, it would be much better। आपको आइडिया है तो आप कमेंट करके या मुझे मैसेज करके बता सकते हो। और ये बहुत अच्छी चीज है। और दिस इज हाउ वी कैन यूज वॉकमी। वॉकमी का एक यूसेज है कि आप स्टेप बाय स्टेप गाइड करो मुझे, उसे, किसी को भी, तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर बेटर देन परसेप्शन, ऐसा एक कहावत है और वो बिल्कुल सही है। तो आप एग्जाम्पल से चीजें समझ लो और उसको उसी कंटेक्स्ट में यूज करना शुरू करो। अगर दूसरे कंटेक्स्ट में ऐसा लगता है यूज हो सकता है तो करते करते चीजें अपने आप आ जाएगी। टेंशन मत लो कि ये गलत हो रहा है मेरा और ये सही है, वो करते करते अपने आप समझ में आने लग जाएगा कौन सा वर्ड कहाँ पर कैसे यूज करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑफ कोर्स, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। दूसरा वॉकमी का बहुत बढ़िया यूज है। आपको जब किसी को बोलना है ना कि मुझे छोड़ दो, मुझे वहां तक छोड़ दो, मुझे यहाँ तक छोड़ दो, है ना, गाड़ी नहीं है तो छोड़ दो, अंधेरा है तो छोड़ दो, डर लग रहा है तो छोड़ दो। तो जब कोई आप किसी के साथ या कोई आपके साथ चल के कहीं जाता है और कहीं पे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, पहुंचते हो, उस चीज के लिए भी आप वॉकमी यूज कर सकते हो। जैसे छोटे छोटे सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं अपन एक दो। वॉक मी होम, इट इज डार्क आउटसाइड, मुझे घर तक छोड़ दो क्योंकि बाहर अंधेरा है। ठीक है, या फिर वॉक मी देयर, वॉक मी देयर मतलब मुझे वहां तक छोड़ दो। तो आप अगर हिंदी ट्रांसलेशन के बेस पे इसको समझना और सीखना चाहो, सिर्फ याद रखने के लिए, तो आप ऐसा मान लो कि किसी को कहीं तक छोड़ने के लिए आप यूज कर सकते हो वॉक मी। अपन जनरली क्या बोलते हैं, ड्रॉप मी। ड्रॉप थोड़ा सा अलग रहता है, अपन देखेंगे, पर वॉक मी का मतलब रहता है कि कंपनी देते हुए वहां तक साथ में चलो। ठीक है, मेरे साथ चलो, कंपनी देते हुए जब आप किसी को बोलते हो कि मेरे साथ चलो या मुझे वहां तक छोड़ दो, तब आप यूज कर सकते हो वॉक मी। जैसे ही वॉक्ड मी टू बस स्टॉप, है ना, ही वॉक्ड मी टू बस स्टॉप, उसने मुझे कहां तक छोड़ा, बस स्टॉप तक छोड़ा। ठीक है, कैन यू वॉक मी आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हो, है ना। सो वॉक मी का मतलब है छोड़ना। इंग्लिश में देखो बहुत सारे ऐसे फ्रेज सेंटेंसेस है, दो वर्ड के कॉम्बिनेशंस वाले, एक एक वर्ड मिला के एक ऐसे वर्ड है जिसका मीनिंग कुछ अलग ही निकलता है ना, जो उसका एक्चुअल है उससे कुछ अलग निकलता है। तो कुछ नहीं है, सीखना है, मीनिंग समझना है, कंटेक्स्ट समझना है, लॉजिक समझना है और यूज करना है। सिर्फ अर्थ से नहीं, सिर्फ मीनिंग से नहीं, कंटेक्स्ट भी समझना है कि किस कंटेक्स्ट में उसको यूज किया जाता है, उस वर्ड की प्रॉपर्टी भी समझना, लॉजिक भी समझना। और इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। और करते करते, प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाएगा। हिंदी में भी बहुत कुछ है जो हम बोलते हैं जो टफ है, थोड़ा मुश्किल है, हमको नहीं समझ में आता, पर चूंकि अब वो आदत हो गई है, हम वो समझने लग गए हैं, तो हम समझ जाते हैं। जैसे कोई कभी कभी कुछ लोग ना, दूसरी भाषा वाले लोग अगर हिंदी बोलते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि मैं जा रहा, रही, थी, हूँ, ऐसा ऐसा करके कुछ बोलते हैं, पर हम समझ जाते हैं कि वो एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हैं। मुझे अभी सेंटेंस एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा है, बट देयर इज अ वन प्रॉपर सेंटेंस, अगर याद आएगा तो किसी एक वीडियो में जरूर बताऊंगा मैं। सो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अगेन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज अपन ना साइलेंट लेटर्स पे बात करते हैं। इंग्लिश में से बहुत सारे वर्ड्स है जहां पर लेटर साइलेंट होते हैं, है ना। इंग्लिश में लॉजिक को रखते हुए जो बिगिनर्स को सीखने में प्रॉब्लम आती है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो साइलेंट लेटर्स को लेके आती है कि हम कभी कभी फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझ के काफी सारे वर्ड्स का हम स्पेलिंग बनाना सीख लेते हैं, एकदम से कोई नया वर्ड आ जाता है जिसमें कोई साइलेंट रहता है तो फिर दिमाग आउट हो जाता है, राइट। सो अपन देखते हैं कि क्यों चीजें साइलेंट पे, क्यों लेकर साइलेंट पे। कभी सर्च करना, खुद से जाके सर्च करना, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है लेटर्स के साइलेंट होने की। जैसे एक वर्ड है नाइट,
KNIGHT वाला नाइक, जिसका मतलब होता है सिपाही, और शतरंज में वजीर को नाइक बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो ये जो नाइक है, सिपाही, योद्धा, सामंत, इसके हिंदी मीनिंग है। इसमें के पहले पहले जब इंग्लिश बोली जाती थी, इसका इवोल्यूशन पता है कैसे हुआ? ये है इंग्लिश भाषा का ही वर्ड है, बहुत सारे लैटिन के, ग्रीक भाषा के भी ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में लिए गए हैं, और फिर उसमें साइलेंट वाला जो थोड़ा सा खेल शुरू हुआ है वो हुआ है, लेकिन ये स्पेसिफिकली वर्ड इंग्लिश का ही है। और ओल्ड इंग्लिश से ये एक्चुअली आया है मॉडर्न इंग्लिश में, और मॉडर्न इंग्लिश से और इवोल्यूएट होके थोड़ा सा और एडवांस इंग्लिश में आया है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, ओल्ड से वो मिडिल इंग्लिश में आया, मिडिल से वो मॉडर्न इंग्लिश में आया, तो ये समझना थोड़ा सा इजी रहेगा। और इसमें पहले क्नाइट बोला जाता था, क्नाइट क्नाइट। पर पता है बहुत सारे लेटर्स को क्यों हटा दिया बोलने में से? एक्चुअली हुआ ऐसा कि भाषा है ना, अपने आप चलना शुरू होती है, तो बोलते बोलते अपने आप रूप परिवर्तन होने लग जाता है, और धीरे धीरे वो नेचुरली एक्सेप्ट होने लग जाती है। पर ऑन द पेपर वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि ऑन द पेपर चेंज करने में बहुत सारी चीजें चाहिए, बोलने में, रियल लाइफ में यूज करने में सब लोग एडजस्ट करना धीरे धीरे अपने आप सीख लेते हैं। सो यही हुआ एक्चुअली उन साइलेंट लेटर्स के साथ, कि बोलने में तो वो चीजें अपने आप गायब हो गई। अब क्यों हुई गायब? प्रॉब्लम ये हुआ कि KNGN जैसे बहुत सारे जो लेटर्स थे, जो किसी शब्द के शुरू में लगते थे या कभी बीच में या लास्ट में भी लगते थे, उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम होने लगा। जैसे आप बोल के देखो, नाइट बोलो और आप नाइट बोलो, आपको कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है बोलना? तो बस धीरे धीरे जैसे जैसे लैंग्वेज का, वर्ड का एवोल्यूशन हुआ, वो धीरे धीरे नाइट का हट हट के धीरे धीरे खत्म होके वो नाइट हो गया। लेकिन ऑन द पेपर चेंज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि चीजें पब्लिश हो गई थी, डिक्शनरीज पब्लिश हो गई थी, बुक्स पब्लिश हो गई थी, बहुत सारी चीजें थी, कहाँ कहाँ जाके आप चेंज करोगे? तो ऐसा एक प्रचलन शुरू हो गया कि रिटर्न में तो वही स्पेलिंग हम यूज करेंगे, लेकिन बोलने में हम उसको साइलेंट रखेंगे। डिड यू लाइक दिस? बाय बाय। अरे पिछले वीडियो में एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे शब्द यूज करते करते चेंज हो जाते हैं, दैट इज एक्चुअली ट्रू। इंदौर का पहले नाम ऐसा बोलते हैं, इंदूर हुआ करता था, वो बोलते बोलते इंदूर 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 करते करते इंदौर हो गया, ऐसा मैंने सुना है। इफ समवन हैज अ करेक्ट एंड द प्रिसाइज नॉलेज अबाउट इट, मैं मैसेज मी और कैन सर्टेनली कमेंट, ठीक है। पर ऐसे जनरली होता है, बोलते बोलते चीजें, जैसे व्हेन आई वाज इन स्कूल, हमारी हिंदी वाली मैम बोला करती थी कि अस्पताल नाम का कोई शब्द है नहीं, हॉस्पिटल को ही चेंज कर करके बोलने की टंग में उसको अस्पताल कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें हमने बोलने के हिसाब से चेंज की है, फिर वो स्टैंडर्ड में आ गई और सभी लोग उसको यूज करने लगे। जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, स्कूलों, बसों, है ना, तो शब्द इंग्लिश का लेकिन बहुवचन हिंदी का, दोनों को क्लब कर दिया और स्कूलों बना दिया, तो बस प्रचलन में चल गया। तो अब स्कूलों गलत नहीं है, न्यूज वाले भी यूज करते हैं, न्यूज़पेपर वाले भी यूज करते हैं, ऐसा होता है। सो सेम चीज हुई, एक वर्ड था इंग्लिश का और अभी भी है, गया नहीं है कहीं, अभी भी है, आइलैंड, जिसमें एस साइलेंट होता है, आई के बाद एस लगता है। सो हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि लैटिन वाले जो लोग थे, जो स्कॉलर्स थे, उनको लगा कि हमारा जो लैटिन वाला वर्ड है, कुछ उनका वर्ड में कुछ ऐसा आता था, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट लैटिन वर्ड, पर उसमें ऐसा आता था, तो उनको लगता था कि इसमें ऐसा लगना चाहिए। पहले पता है इग्लैंड बोला जाता था, इग्लैंड, और इग का मतलब उसमें पानी के रूप में होता था, इग यानी पानी, पानी वाली जगह को वो लोग इग्लैंड बोलते थे। फिर कुछ स्कॉलर्स ने चेंज किया, तो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, वहां पे एस लगा दिया, और जब से वो लेटर मिस्टेकन हुआ, तो वो मिस्टेकन वैसा का वैसा ही चलता आ रहा है। जैसे बहुत सी चीजें होती है ना, गलत होती है, तो फिर वो वैसे ही चलती रहती है। अभी मुझे रिलेवेंट एग्जांपल ध्यान नहीं आ रहा, पर किसी एक वीडियो में जरूर बताऊंगा मैं इस बारे में, कि कुछ चीजें जो गलत होती है, एक बार शुरू हो गई तो लाइफ टाइम वही चल रही है, क्योंकि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये चीज गलत है। तो बेचारे इंग्लैंड वर्ड के साथ भी वो हुआ, और फिर वो आइलैंड बन गया, और आइलैंड में साइलेंट भी। अब कोई अगर नया नया इंग्लिश सीखने वाला है और उसको आप बोलोगे कि आइलैंड लिखो, तो वो बिना एस के ही लिखेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि एस वहां पे डाला गया है, ठीक है। सो ऐसा बोलते हैं कि एस कुछ स्कॉलर्स की स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उस वर्ड में ऐड हुआ,
कुछ ने डेलिबरेटली ऐड किया ताकि वो चाहते थे कि हमारे इसमें एस आ रहा है तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन कुछ एस जैसा हो, लेकिन आइसलैंग आइसलैंग बोलने में लोगों को फिर थोड़ा सा अजीब लगा, तो बोलने के प्रचलन से वो हट गया, लेकिन रिटन के प्रचलन में वो कंटिन्यू हुआ। इसीलिए आइलैंग में एस साइलेंट होता है, और इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऐसी हरकतें इंग्लिश में है कि हम ही साइलेंट हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय। एक वर्ड और है हमारे पास, हम कभी-कभी बोलते हैं कि मुझे डाउट है ना? मुझे डाउट है। अभी किसी नए पर्सन को अगर आप सिखाओगे डाउट और सिर्फ बोल के और उसको बोलोगे आप स्पेलिंग लिखे तो वो लिखेगा DOUT डाउट, है ना? आउट में वो डी लगा देगा तो वो डाउट हो जाएगा। एक्चुअल में भी ये स्पेलिंग पहले यही थी, ऑल्दो लास्ट में ई लगता था, तो DOUTE डाउट थी। तो इंग्लिश में क्या हुआ है, जैसे लैटिन भाषा है, ग्रीक भाषा है, फ्रेंच भाषा है, इन भाषाओं से बहुत सारे शब्द थोड़ा सा रूप परिवर्तन होके इंग्लिश में आए हैं। अब डाउट वर्ड के साथ क्या हुआ, लैटिन भाषा के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपनी भाषा, क्योंकि लैटिन में जो भी इसका वर्ड होगा उसमें बी एक आया करता था, एक लेटर बी आया करता था। सो जो भी उनका वर्ड था उसमें बी को एज अ लैटिन ओरिजिन देने के लिए उन लोगों ने क्या किया, डाउट वर्ड में बी लगा दिया। तब से वो चीज प्रचलन में आ गई कि रिटर्न में वो बी लग रहा है और बी साइलेंट है डाउट में, टी के जस्ट पहले डाउट में बी आता है, एज यू ऑल नो द स्पेलिंग ऑफ द डाउट लिखी भी है यहाँ पर, ठीक है। सो पर बात वही हुई कि बी के साथ प्रोनाउंसिएशन करना वाज नॉट एट ऑल इजी। प्रोनाउंसिएशन में बोलने में वो चीज कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, रिटन में वो चीज इंप्लीमेंट हो गई। तो हमारे माथे पड़ गया इंडियंस के कि हमको जब इंग्लिश सीखने को मिली तो हमको अब ये ध्यान रखना है और ये भी सीखना है कि भाई कौन सा लेटर साइलेंट है, ठीक है। सो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू लेट नो द हिस्ट्री अबाउट द साइलेंट लेटर्स। आज अपन पूरे 6 वीडियो उसी पर बनाएंगे, और आप लोगों को भी कभी टाइम मिले तो एक बार हिस्ट्री जाके पढ़ना कि इंग्लिश कहाँ बनी, कैसी बनी। कभी आजकल तो एआई का ज़माना है तो कभी जाके सर्च करना कि इंग्लिश भाषा का ओरिजिन कैसे हुआ, कौन-कौन सी भाषाओं से मिलके भाषा बनी, कौन-कौन सी भाषाओं के शब्द इसमें हैं। जो लोग ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में ही करते हैं, या और अगर किसी ने इंग्लिश लिटरेचर से कभी अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, तो बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी सारी बुक्स में ऐसा रेफरेंस आता है कि लैटिन भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, लैटिन से लिया है, फ्रेंच से लिया है ना? जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है कि लैटिन भाषा ग्रीक भाषा का शब्द है। तो बहुत सारी दूसरी लैंग्वेज से आई है, लेकिन कई लोगों ने बाद में उसमें बहुत सारी मिलावट की, चेंजेस किए। बस बात ऐसी हुई कि जो चीज़ चल गई वो चल गई, जो चीज़ नहीं चली वो नहीं चली। जैसे प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं चली लेकिन रिटर्न में वो चल गई। तो इसलिए अब हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई बोला कुछ और जाता है और लिखा कुछ और जाता है। तो बस धो रहे हैं अब, ठीक है? सो दैट इज़ एक्चुअली हिस्ट्री। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो, टेक केयर। एक और मजेदार साइलेंट लेटर वाला वर्ड है जो बहुत कम लोगों को पता है। अगर बहुत ज्यादा डीप में कभी पढ़ा है, पढ़ाई अच्छे से की है तो पता है, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं पता। घोस्ट मूवी देखी किसी ने? घोस्ट मूवी, या अभी कुछ एक मिशन इम्पॉसिबल में कुछ सबटाइटल आया था घोस्ट के नाम से, ऐसा कुछ तो भी था, है ना? सुना होगा आप सबने। कितना परसेंट अभी जो कुछ मैंने बोला वो इनकरेक्ट है, ठीक है? हम क्या बोलते हैं, घोस्ट आया, घोस्ट, घोस्ट, घोस्ट आने वाला है, घोस्ट, घोस्ट आने वाला है, घोस्ट, ठीक है? पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। द प्रोनाउंसिएशन इज अ गोस्ट, गोस्ट, ठीक है? सो ओल्ड इंग्लिश में क्या था, GAST, गास्ट या गोस्ट करके एक वर्ड था जिसका मतलब था स्पिरिट या सोल, आत्मा, ठीक है? बाद में फ्लेमिश लोग आए, फ्लेमिश जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसमें एच ऐड कर दिया, और वो गास्ट का धीरे धीरे चेंज होते होते ए भी हट गया और वो घोस्ट हो गया। पर हम लोग बोलते हैं, हम इंडियन है, हम घोस्ट बोलते हैं। एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन में एच हमेशा साइलेंट है, इट इज अ घोस्ट, 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 ठीक है? घोस्ट, एक्चुअल में वो ऐसा है, घोस्ट, घोस्ट।
तो जब भी आप बोलो घोस्ट नहीं बोलना, आप बोलो गोस्ट। हिंदी में बोलो ना आप घोंसला, लेकिन इंग्लिश में बोलोगे तो आप बोलोगे गोस्ट। ऑल तो घोंसला और गोस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ। हिंदी में आप बिंदास बोलो घोंसला, उसमें घ है, लेकिन इसमें घोस्ट नहीं है। घोस्ट वाली वाली मूवी में भी घोस्ट नहीं है बाबा, उसमें गॉस्ट है, गॉस्ट गॉस्ट। तो बस बात इतनी सी है कि ये जो वर्ड है गॉस्ट, इसमें एच साइलेंट पे, हम एच को प्रोनाउंस नहीं करते, इसलिए हम कभी भी उसको घोस्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे गॉस्ट, गॉस्ट, गॉस्ट। ठीक है। बोलने के तरीके में कभी कभी ऐसा लगता होगा अमेरिकन या ब्रिटिश में कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि घोस्ट बोल रहे हैं, पर एक्चुअली आप वेब सीरीज देखना, आप कभी यूट्यूब पे जाके गूगल पे जाके प्रोनाउंसिएशन सर्च करो, इट इज अ घोस्ट, एच उसमें साइलेंट है। भूत वाले ही घोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पर घोस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं गॉस्ट की बात कर रहा हूँ, गॉस्ट की। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में इतना है कि हम चाहेंगे तो भी हमारे मुंह से घोस्ट ही निकलना है। बोलो भाई, बिंदास बोलो। तुम अपनी एक अलग इंग्लिश बना लो, जिसको इंग्लिश के नाम से शायद आजकल हम चला ही रहे हैं, पर फिर भी ओरिजिनली वो गॉस्ट है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय। सो एक वर्ड और है साइकोलॉजी, है ना। अभी कोई नया लर्नर अगर है और उसको आपको बोलना है कि भाई साइकोलॉजी लिखो, सिर्फ आप बोल के बोलोगे कि साइकोलॉजी लिखो, और बहुत बिगिनर है इंग्लिश में या एज में अभी छोटा है, तो वो या तो साइकोलॉजी सी से शुरू करेगा या फिर एस आई से शुरू करेगा, क्योंकि जनरली हम फोनोलॉजिकल तरह से ही वर्ड्स को बनाने की कोशिश करते हैं ना, अधिकतर हमारी कोशिश वैसी रहती है। पर मजेदार ट्विस्ट तब आएगा जब पता चलेगा कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग तो पी से शुरू होती है। सो कैसे ये हुआ है? एक्चुअली साइकोलॉजी जो वर्ड है, साइकी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से आया है। उनका मतलब था कि सोल, और लॉजी, वो लोग LOGIA, लॉजिया या लॉजी ऐसा बोला करते थे। उसका मतलब है अध्ययन। तो उनके हिसाब से सोल यानी आत्मा के अध्ययन या मस्तिष्क के अध्ययन को जनरली वो लोग साइकोलॉजी बोलते थे। ठीक है। अब ग्रीक में हेलो। सो हम आज का लास्ट वर्ड लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा इस वीडियो में, फ़ैन का और शायद बाकी चीज़ों का भी, क्योंकि साइलेंट पे वीडियो बनाते बनाते मेरा जो यहाँ लगा हुआ था नॉइस कैंसलेशन वो खुद ही साइलेंट हो गया। सो इट हैज़ बिन गॉन फॉर द चार्जिंग नाउ। मैंने उसको चार्ज पे लगाया, वो एक्चुअली डिस्चार्ज हो गया। इतना बढ़िया वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था एक लास्ट वर्ड को लेके, और वो उसमें मेरी वॉइस ही साइलेंट हो गई। बताओ,
ऐसा होता है कभी कभी। सो एक लास्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है रिस्क, ठीक है, रिस्क। अब मुझे पता है आप लोग बोलोगे गलत बोल रहा हूँ मैं, बट यस, ओल्ड इंग्लिश में इसको रिस्क ही बोला जाता था, रिस्क यानी कलाई, ठीक है। अब घूम घाम के जहाँ से आया होगा रिस्क वर्ड, तो कलाई को हम जनरली क्या करते हैं, मोड़ते तोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्ट से ही वो निकल के रिस्क बन गया, है ना। और धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में, तो रिस्ट 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 हो गया वो, और वो रिस्ट का होके वो रिस्ट हो गया। तो अब हम रिस्ट वॉच बोलते हैं, रिस्ट वॉच नहीं बोलते। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में रिस्क ही बोला जाता था, है ना। लेकिन उन्होंने लिखित में WR रखा, क्यों रखा, ताकि वर्ड की जो एटिमोलॉजी है उसको बरकरार रखे। एटिमोलॉजी क्या होता है, एटिमोलॉजी मतलब होता है शब्दों की व्युत्पत्ति का विज्ञान या अध्ययन, ठीक है। आप कभी एटिमोलॉजी के बारे में सर्च करना। एटिमोलॉजी में जनरली ऐसा रहता है कि कौन सा वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो कैसे बना, उसके कितने ट्रांसफॉर्मेशन हुए, किस किस टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन हुए, ट्रांसफॉर्म से पहले किन दो शब्दों से मिलके वो बना, ट्रांसफॉर्म के बाद उसकी स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में क्या चेंज आए, उसके रूप में क्या चेंज आए, उसके मीनिंग में क्या कुछ चेंज आए, इसका पूरा बहुत अच्छा हिस्ट्री होता है और बहुत अच्छा अध्ययन होता है। तो कभी पढ़ना, ये बहुत मज़ेदार है। आप इसको किसी भी भाषा का पढ़ो, पर इंग्लिश भाषा को अगर वॉकेब सीखने के दृष्टिकोण से पढ़ना है तो एक बार ज़रूर पढ़ के देखना, सच में बहुत मज़ेदार है। मैं भी थोड़ा पढ़ना शुरू किया हूँ, बिकॉज ऑफ माई अदर शेड्यूल्स, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे अध्ययन नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये सच में बहुत मज़ेदार है। और पता है, जब आप हमको ना किसी चीज़ की हिस्ट्री या ओरिजिन पता चलता है ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए आप लोग देखना, जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, साइकोलॉजी की करो या किसी भी चीज़ की करो, आप लोगों को पहले हिस्ट्री बताई जाती है। हिस्ट्री इसलिए क्योंकि नोइंग द हिस्ट्री रियली मेक्स दैट रियली रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। सो एटिमोलॉजी के अंतर्गत शब्दों का विज्ञान या अध्ययन रहता है या होता है, आप ऐसा बोल सकते हो, कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनकी हिस्ट्री क्या थी। उस एटिमोलॉजी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने WR को रखे रहने दिया रिटन में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन से उसको गायब कर दिया, साइलेंट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें लेकर साइलेंट होते हैं। मैंने 6 बता दिए हैं अभी, जैसे गोश्त बताया और चीज़ें बताई, और शायद मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, तो अब ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। सो हम हमेशा एक बात करते हैं कि हिंदी में जिस तरह से सेंटेंसेस को बोला जाता है, इंग्लिश में वही को वही सेंटेंस उसी तरह से बोला जाए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब एजुकेटर्स बैठे होंगे और उन्होंने इंडिया में इंग्लिश को सिखाने के पर्पज से सिलेबस बनाए होंगे या डिक्शनरीज क्रिएट की होंगी या जो भी किताबें लिखी होंगी, पहले तो बुक्स ही थे, इंटरनेट थोड़ा बाद में बहुत प्रचलित होगा। सो क्या किया होगा कि कोई भी चीज इंग्लिश में वो लोग उसका क्या मीनिंग निकालते हैं और हिंदी में हम उसको किस तरह से बोलते हैं, ये उन्होंने मैच किया होगा कि अच्छा वो इसको ऐसे बोलते हैं और हिंदी में हम इसको ऐसे बोलते हैं, लेकिन दोनों का सेंसेबल मीनिंग सेम लग रहा होगा, तो उन्होंने उसको लिख दिया होगा कि इसका हिंदी ये है। बट दैट डज नॉट मीन कि उसको वर्ड टू वर्ड या सेंटेंस टू सेंटेंस पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, या गया है, ऐसा नहीं है। जैसे अपन कैसे बोलते हैं कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका क्या मतलब है कि भाई जो तुम बोल रहे हो भगवान करे वो सच हो जाए, है ना। किसी ने बोला भाई तेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, तेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, या तेरी एग्जाम पास हो जाए, या तेरी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, या तुझे प्रमोशन मिल जाए, तो हम बोलते तेरे मुंह में घी शक्कर भाई, तो जो बोल रहा है वो सच हो जाए, ठीक है। इंग्लिश में वो लोग इसको किस तरह से बोलते हैं, मैं गॉड ब्लेस योर वर्ड्स, मतलब भगवान तुम्हारे शब्दों को आशीर्वाद दे, मतलब इसका भी सेंस वही है कि जो तुम बोल रहे हो वो सच हो जाए। तो हमारे बोलने का तरीका अलग है, उनके बोलने का तरीका अलग है, पर उन्होंने देखा कि सेंसेबल वे में दोनों सेम है, तो उसको एक दूसरे के सामने किताबों में रखा। और हमको फिर सिखाने वाले टीचर्स ने सिखाया कि बेटा इसका हिंदी मतलब ये होता है, ठीक है। तो हमको लगा वाह ये तो ट्रांसलेशन जैसा है, पर मैंने हमको आपको बताया है कि हर चीज का ट्रांसलेशन नहीं होता है ना। तो वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस हर चीज का ट्रांसलेशन नहीं होता है, कई का हो जाता है पर हर चीज का नहीं होता है। सो ट्रांसलेशन may not be the right thing every time to learn English, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो फिलहाल इतने कन्वर्सेशन में याद हो गया होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर के लिए हम बोलेंगे मे गॉड ब्लेस योर वर्ड्स, बहुत सिंपल है, मे गॉड ब्लेस योर वर्ड्स। मे गॉड ब्लेस यू तो आप बोलते ही हो, यू की जगह आप योर वर्ड्स बोल दो, मे गॉड ब्लेस योर वर्ड्स, सिंपल।
Thank you so much. Subscribe and follow. Have a great time. Bye bye. Take care. जब भी पता है किसी मामले को दबाना है या छुपाना है तो हम जनरली क्या वर्ड यूज करते हैं? सिंपल वर्ड हाइड, क्योंकि वही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है ना? लेकिन एक वर्ड और होता है हशप। हशप का मतलब होता है किसी मामले को दबाना या उसको पब्लिक होने से रोकना या किसी को चुप करवाना या किसी को बोलना कि भाई मत बोलो। मत बोलो मतलब बात करने वाला मत बोलो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि भाई जो कुछ तुम्हारे अंदर है वो अपने अंदर ही रखो, उसको बाहर मत लाओ। इस सेंस में जब यूज करना है तो हम बोलते हैं हशअप, है ना? अपन एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। द कंपनी ट्राइज टू हश अप देयर फाइनेंशियल स्कैंडल। कंपनी ने क्या किया? अपना जो फाइनेंशियल स्कैंडल था उसको हश अप करने की कोशिश की, यानी छुपाने की कोशिश की। और एक सबसे बढ़िया है, अपन बोलते हैं ना मामले को रफा दफा कर दो। हिंदी मूवीज में बहुत सुना होगा, है ना? ये लो पैसे, जाओ मामले को रफा दफा कर दो, ऐसा करके कुछ तो भी बोलते थे पुराने पिक्चरों में, है ना? वो पुलिस वाले जो मिले रहते थे उनको, वो अमीर जो गुंडे रहते थे वो लोग बोला करते थे कि ऐसे केबल पे पैसे फेंक के बोलते थे, ये लो पैसे, अब मामले को रफा दफा कर दो, है ना? ऐसा करके कुछ तो भी चीजें सीन्स आया करते थे वहां पे। सो मामले को रफा दफा कर दो के लिए सिंपल सा इंग्लिश है हशप। हमको समझ में आ गया? हशप यानी छुपाना या किसी चीज को दबाना। हशप द मैकर, हशप द मैकर यानी मामले को रफा दफा कर दो। ठीक है, तो जब भी आपको इसका इंग्लिश करना है, मामले को रफा दफा कर दो, तो ऐसा मत करना कि मामले का इंग्लिश दूंगा, फिर रफा का इंग्लिश दूंगा, फिर दफा का इंग्लिश दूंगा, फिर कर दो का इंग्लिश दूंगा। करने को डू बोलते हैं तो चीजें किया, ऐसे नहीं करना। मतलब दिस इज कॉल्ड द प्योर ट्रांसलेशन बट इट इज एक्चुअली रॉन्ग। ठीक है, देखो मैंने दिस भी यूज किया और इट भी यूज किया। मेरा एक वीडियो है दिस और इट के डिफरेंस में, उसको एक बार चेक करना है। ठीक है, सो हशब द मैटर मतलब मामले को रफा दफा कर दो। ठीक है, सो आप इसको और भी जगह यूज कर सकते हो जहां पे कोई चीज छुपा नहीं हो। जैसे मैंने कभी एक एग्जांपल बताया था फाइनेंशियल स्कैंडल वाला कंपनी के, तो दिस इज हाउ यू कैन लर्न द वर्ड, दिस इज हाउ यू कैन यूज द वर्ड इन द सेम कंटेक्स्ट। उसी कंटेक्स्ट में यूज करना और सेंटेंस बनाते जाना, तो प्रैक्टिस होती जाएगी और याद होता जाएगा। ठीक है, एंड लर्निंग इंग्लिश इज ओनली द पर्पस कि हमको बस डिलीवर करते आ जाए, या कोई बोले तो हम समझ पाए, कहीं लिखा हो तो हम समझ पाए, और जरूरत पड़े तो हम बोल पाए। बस इतने के लिए तो इंग्लिश सीखना है, कुछ ज्यादा इसको सिर पे थोड़ी दिखाना है हमको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, अगर आपको किसी को ऐसे बोलना है कि भाई मुझे शॉर्ट में बताओ, मुझे डिटेल में मत बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है सुनने का, आप मुझे शॉर्ट में बता दो, है ना? या चलते चलते कहीं जा रहे हो और कोई किसी ने बोला कि मुझे आपसे बात करनी है, तो आप उसको बोलना है जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। मतलब इसका मतलब है कि शॉर्ट में बोलो। इस तरह से भी अगर किसी को बोलना है तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो? बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। आप बोल सकते हो स्पीक आउट ब्रीफली। स्पीक आउट ब्रीफली मतलब थोड़े में बोलो, संक्षिप्त में बोलो, जल्दी बोलो, शॉर्ट में बोलो। इन सारे रेफरेंस के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। क्या बोलोगे? स्पीक आउट ब्रीफली, है ना? जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, किसी ने बोला सुनो ना मुझे तुमसे काम है, तो उसको बोलोगे स्पीक आउट ब्रीफली। स्पीक आउट ब्रीफली मतलब जल्दी से बोलो, शॉर्ट में बोलो, संक्षिप्त में बोलो। जल्दी से बोलो का मतलब क्या रहता है कि जल्दी से बोलना ये मतलब नहीं कि लंबी राम कथा शुरू कर दो, जल्दी बोलना शुरू करो। जल्दी से बोलो का मतलब है कि जल्दी बोल के उसको खत्म कर दो। इसका मतलब ही है कि आप उसको शॉर्ट में बोलो, सिंपल, है ना? सो हमको लॉजिक्स ढूंढना है कि लॉजिक कैसे काम करता है। किसी चीज को समझने के लिए सेंटेंसेस या फ्रेज वर्ब या इडियम्स या फ्रेजेस वो कैसे बने हैं, तो हमको जब उसके इंडिविजुअल वर्ड के मीनिंग को भी अगर हम ढूंढ ले, जैसे ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। अपन बोलते हैं ना ब्रीफिंग है, ब्रीफिंग में क्या होता है? ब्रीफिंग में छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, मेन मेन पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं। पूरी की पूरी रामकथा नहीं डिस्कस की जाती है, पूरी की पूरी कहानियां नहीं डिस्कस की जाती। ठीक है, उसके मेन कंटेंट, मेन कैरेक्टर, मेन मेन चीजें जो भी उस ब्रीफिंग हो, जिस भी रिलेटेड वो ब्रीफिंग हो, वो चीजें डिस्कस की जाती है। मतलब छोटे में संक्षेप में चीजें करके शुरू करके फटाफट उनको खत्म करके लोग अपने काम पे लगते हैं, अपनी कंपनीज में या जहां पर भी ब्रीफिंग होती है, जिस भी डिपार्टमेंट में या एरियाज में ब्रीफिंग होती है वहां के लिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन से स्पीक आउट ब्रीफली, मतलब आप शॉर्ट में बोलो। ठीक है, सो बहुत अच्छी चीज है, आप डेली यूज कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में, कहीं पर भी, है ना? सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।
सो जनरली हम बोलते हैं किसी को कि दूसरों के बहकावे में मत आओ, है ना, यानी किसी और की कही बात पे आप मत चलो, आप अपनी खुद की बुद्धि लगाओ या खुद की समझ से काम करो, है ना। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? अब इसके लिए हमको दूसरों का, बहकावे का, मत का, आओ का अलग अलग इंग्लिश ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमको ये देखना है कि हम इस परिस्थिति में इस हिंदी शब्दावलियों को यूज करके सेंटेंस बोलते हैं, इंग्लिश वाले उसको किस तरह से बोलते हैं। तो वो बोलते हैं डोंट लेग अवे बाय अदर्स। क्या बोलते हैं? डोंट लेग अवे बाय अदर्स, LED लेग, डोंट लेग अवे बाय अदर्स, ठीक है। सो लीड होता है, लीड करना यानी किसी को लीड करना, किसी को रास्ता दिखाना, किसी को अपना फॉलोवर बनाना, अपने कहने पर किसी को चलाना, ठीक है। इसी लीड शब्द से लीडर बना हुआ है। लीडर क्या करता है? रास्ता दिखाता है, अपने अपने फॉलोवर्स बनाता है, लोगों को अपने हिसाब से वो चलने को कहता है। ऐसा बोलते हैं ना, जो लीडर ने बोला वही करना, है ना। जनरली कई कई ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह से बोलते हैं कि लीडर्स ने अगर कुछ बोला है तो वही करना है। सो इसका क्या मतलब है कि वो लीड करता है, उसने जो कहा उसके कहने में आके सबको चीजें करनी है, ठीक है। ऑल्दो ये पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहकावे वाले से मत जोड़ो, पर मैं उस शब्द को बता रहा हूँ कि लीड का मतलब होता है किसी को लीड करना, किसी को अपने हिसाब से चलाना, किसी को रास्ता दिखाना, किसी को अपना फॉलोवर बनाना, अपने कहने पे किसी को चलाना, उसको बोलते हैं लीड करना। उसी का लीड का सेकेंड फॉर्म है लेड। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? डोंट लेड अवे बाय अदर्स, डोंट लेड अवे मतलब किसी के बहकावे में मत आओ, है ना, किसी के कहने पे मत चलो, किसी के कहने के हिसाब से मत चलो, ठीक है। सो इस तरह से शब्द बने हैं, इस तरह से इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन बिठाया गया है। अनफॉर्चुनेटली हमको ऐसे सिखा दिया गया है कि इसका हिंदी ये है, ऑल्दो उनका सिखाने का पर्पस भी गलत नहीं है, कंटेक्स्ट बिल्कुल सही है कि भाई इसका हिंदी ये है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमको हिंदी किसी का पता है तो हम बिल्कुल वैसा का वैसा ट्रांसलेशन करें। हमको ये देखना है कि हम हिंदी में जैसे बोलते हैं उसी तरह की परिस्थिति में बोले जाने वाले शब्दों या वाक्यों को वो लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। बस दिस इज हाउ वी कैन लर्न इजीली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो प्लीज, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। सो एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आप लोग फ्रेंड सर्कल में यूज कर सकते हो, स्वॉट। स्वॉट, ठीक है, स्वॉट, SWOT, स्वॉट। स्वॉट का मतलब होता है पढ़ाकू या परिश्रम से अध्ययन करने वाला, ठीक है। अब यही वर्ड अपने आप में नाउन भी है, यही वर्ड वर्ब भी है, आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो। अभी अपन सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको नाउन के रूप में देखते हैं। जैसे अपन बोलेंगे ही इज स्वॉट। ही इज स्वॉट मतलब वो बहुत पढ़ाकू है, वो बहुत पढ़ने वाला है, 24 घंटे पढ़ते ही रहता है, जब देखो पढ़ाई की बात करता है। घूमने फिरने नहीं जाता, एंजॉयमेंट नहीं करता, एंटरटेनमेंट नहीं करता, मूवी देखने नहीं जाता, खेलने बुलाओ क्रिकेट खेलने सुबह 5 बजे तो उठ के नहीं आता, बोलता है मैं 5 बजे उठ के पढ़ रहा हूँ। ही इज स्वॉट, ठीक है। क्या है वो? स्वॉट है। स्वॉट मतलब पढ़ाकू। तो इस वर्ड को आप हिंदी सेंटेंस में भी डाल के यूज कर सकते हो और इसका इंग्लिश बना के भी यूज कर सकते हो एज यू वांट, और आप फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर यूज कर सकते हो कि आई एम वेरी स्वॉट, आई एम स्वॉट, मैं स्वॉट हूँ, मैं पढ़ाकू हूँ, है ना, मैं दिन भर पढ़ता रहता हूँ। तो आई एम नॉट स्वॉट, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आई एम स्वॉट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा स्वॉट वर्ड को नाउन के रूप में, है ना, जिसका मतलब होता है पढ़ाकू, है ना। और इस बार हम देखते हैं इस वीडियो में उसको वर्ब के रूप में। तो देखो स्वॉट को आप दो तरह से यूज कर सकते हो वर्ब के रूप में। पहला आप नॉर्मल स्वॉट वर्ड यूज कर सकते हो, दूसरा आप स्वॉट के साथ अप यूज कर सकते हो फ्रेज वर्ब के रूप में, ठीक है। सो स्वॉट अप आप कहाँ बोलोगे? जहां पे आप किसी स्पेसिफिक विषय या स्पेसिफिक टॉपिक पर एम्फेसाइज करके सेंटेंस में उसको वर्ब के रूप में यूज करना है। जैसे आई नीड टू स्वॉट फॉर माई मैथ्स एग्जाम, मुझे अपनी मैथ्स एग्जाम के लिए क्या करना है? पढ़ाई करनी है। तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस है कि मुझे पढ़ाई करनी है अपनी मैथ्स एग्जाम के लिए, मैथ्स पेपर के लिए। आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर आपको काम करना है तो आप कैसे बोलोगे? शी वॉज स्वॉटिंग अप ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज बिफोर मूविंग टू पेरिस। पेरिस जाने से पहले उसने क्या किया? स्वॉटिंग अप कर लिया अपनी फ्रेंच पर, फ्रेंच भाषा के ऊपर। मतलब वर्ब के रूप में जब आप इसको यूज कर सकते हो तो आप कठिन परिश्रम, कठिन अध्ययन करना किसी चीज का, वैसा भी आप बोल सकते हो। किसी चीज को रटते हैं ना अपन, कि रट के बोल बोल के उसको याद कर लेते हैं, कंटिन्यू उसी में हम पूरी तरह से इंगल्ज हैं और उसको हम पूरा ये अच्छे से याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं या रख लेते हैं। उस किसी भी क्रिया के लिए आप इसको स्वॉट अप या स्वॉट वर्ड को आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो बस छोटा सा बोलने का तरीका है। अगर सब्जेक्ट आप जस्ट बाद यूज कर रहे हो तो आप सॉर्ट अप यूज करिए। अगर आप नॉर्मली बोल रहे हो कि मुझे कठिन परिश्रम करना है, तैयारी करना है, तो आप स्वॉट यूज करिए। ठीक है। सो दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, स्वॉट को क्रिया के रूप में। ठीक है। अच्छा वर्ड है, आप इसको जनरली अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने फ्रेंड सर्कल में बिंदास यूज करो, लोगों को भी याद होगा, आपको भी याद होगा। और वंस यू विल लर्न दिस, इट विल बी रियली इम्पैक्टफुल। क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मुझे बहुत कठिन मेहनत करनी है, तो हम एक ही चीज बोलते हैं कि आई नीड टू डू हार्ड वर्क। अरे आप स्वॉट अप बोल सकते हो। स्वॉट अप का मतलब होता है कि मुझे कठिन परिश्रम करना है। तो इसका मतलब रखना भी होता है, और कठिन परिश्रम करना भी होता है, कड़ी मेहनत करना भी होता है, और पढ़ाकू होना, मतलब क्रिया करने वाली बात कर रहा हूं मैं, है ना। मैं सिर्फ जनरली बता रहा हूँ कि स्वॉट अप को वर्ब के रूप में, मतलब कठिन मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, पढ़ाकू होना, पढ़ाकू बनना, पढ़ाकू होके पढ़ाई करना, इन सब तरह से आप इसको क्रिया के रूप में यूज कर सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।